वेलकम बैक @1 सीट यूपीएससी। ठीक है, तो अपना बेसिक प्लान शुरू करते हैं। एक दो मेंस के टॉपिक होंगे और उसके बाद लगभग 10-15 प्रीलिम्स के टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद समय बचेगा तो सी सेट। ओके, उसके भी एक दो मैथ्स के क्वेश्चन, अगेन सिंपल है ना, वो परसेंटेज और जो जनरल क्वेश्चन होते हैं, राइट, दोज विच आर आस्क्ड इन एसएससी, वैसे ही है ना, एक दो क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो पहले हम मेंस का शुरू करते हैं। तो अभी एक न्यूज़ आई थी, अगेन है ना, एम्प्लॉयमेंट को लेके कितना ज़्यादा वो है। तो ड्राफ्ट कर्नाटका गिग वर्कर, ओके, गिग वर्कर वो जो आप डिलीवरी बॉयज देखते हैं ना, ओके, मतलब जिनका परमानेंट कोई ऐसे परमानेंट जॉब ना हो और उसमें एम्प्लॉय, जो जनरली हम देखते हैं ना, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो रिलेशन होता है, वैसा रिलेशन। गिग मतलब कि यार बस है ना, काम चलाओ वैसे, है ना। तो ड्राफ्ट कर्नाटका गिग वर्कर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड वेलफेयर बिल, ओके, तो मतलब गवर्नमेंट ने ये बिल लाया है। उनको पता है कि यार ये अभी जितने भी जॉब्स निकल रहे हैं ना, आइन मतलब जितने भी वर्कर्स है वो गिग वर्कर्स, तो उनके साथ अब मान लीजिए कि कोई ऐसा एम्प्लॉयर वाले रिलेशन नहीं है, तो फिर उनका कैसे होगा, उनका तो शोषण होगा ना। ओके, तो इस कारण से जो वहाँ की गवर्नमेंट है, राइट, उन्होंने एक पूरा उनकी वेलफेयर के लिए एक बिल, ओके, तो कंडीशन ऑफ सर्विस एंड वेलफेयर बिल 2024। ठीक है, अगेन गिग इकोनॉमी, इसका मतलब जोमेटो, अमेजोन, है ना, इनकी जो डिलीवरी बॉयज है ना, वो दोज टाइप ऑफ वर्कर है ना, टेम्परेरी वर्कर है ना, विथ नो इनकम सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी नहीं, और फंडामेंटल राइट की तो ठीक है, उनकी तो पूरी वाट लगा के, तो उसके लिए गाइडलाइन बना है। ओके, उसको देखेंगे। फिर देखेंगे सोसा मेन आई पे, ओके, ये क्यों, अगेन ये मेंस के जो एथिक्स का पेपर है ना, क्योंकि एक पर्सनालिटी है ना, ये कंजर्वेशनलिस्ट है, राइट, तो अगेन उनका नेचर है ना, उसको कंजर्व करने वाले। ठीक है, तो इनका क्या योगदान है, इनको जाना जाता है ना, ये लेडी है, इनको जाना जाता है रेस्क्यूअर ऑफ वेचूर काउ। ओके, वेचूर एक ब्रीड है काउ का जो केरला, ठीक है, केरला वहाँ पे पाए जाते हैं, राइट, तो वेचूर काउ, तो ये नाम याद रखिएगा ना, मिसेस आईपे है ना, IYPE ऐसा करके, राइट। ओके, तो कंजर्वेशनलिस्ट, और किस पे काम किया इन्होंने, वेचूर काउ, गाय है ना, ओके, केरला में। ओके, और देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे एथिक्स के जो पेपर होते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ बहुत टफ है ना, तो वो कैसे फ्रेम करते हैं वो भी देखेंगे ना। तो चलिए, उसके बाद हम प्रीलिम्स में आएंगे, तो उसमें आएगा FLNAT। ओके, जितने भी सोशल सेक्टर की चीज होते हैं ना, वो यूपीएससी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, राइट। तो FLNAT का हो गया फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट। ओके, आइडिया लग गया होगा, लिटरेसी भी है, न्यूमरेसी भी है, राइट, तो लैंग्वेज को भी और कैलकुलेशन हो ना, मैथमेटिकल स्किल। तो क्या है कि एक ये सर्वे है, राइट, असेसमेंट टेस्ट है। ओके, 15 साल के बच्चों का, ओके, उनका क्या क्या देखा जाता है, उनकी रीडिंग एबिलिटी, न्यूमरेसी टेस्ट है ना, ये सब चीज़ देख के कि कहाँ पे है ना, वो अभी अपना आया था ना गलाघोटिया यूनिवर्सिटी, ओके, जो अर्बन नक्सल को पढ़ रहा था अर्बन मैक्सवेल, तो कंडीशन देखे ना अपनी एजुकेशन कहाँ पे, ठीक है अर्बन मैक्सवेल, ठीक है, और वो भी समझो कि कितना बड़ा यूनिवर्सिटी ना, और फीस और वो सब कितने ज़्यादा, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे UN ऑन डिसआर्ममेंट, है ना, अभी यूनाइटेड नेशन को भी है ना, ऐसा उनको बनाया गया था तो मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी इन ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी के लिए। अब जिसको देखो वो तो वॉर पे ही जा रहा है और सब धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर वॉर का। तो अपने जो एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, पोर्चुगीज के साइड, राइट, वो सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, तो अब उनको टेंशन हो रहा है कहीं यार सही में ये न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, राइट। तो रशिया USA को बोल रहा है कि भाई थोड़ा देख लो, ओके, बात करके थोड़ा सॉल्यूशन, तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के लिए, राइट। फिर दूसरा हम देखेंगे ई श्रम पोर्टल। श्रम है मतलब टू डू विथ वर्कर, ओके, पोर्टल है मतलब एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है, ठीक है, जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है ना, मतलब ऑर्गेनाइज वैसा होता है ना, जैसे बैंकिंग में हो, ऐसे UPSC SSC ये सब ऑर्गेनाइज्ड है ना, और जो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, मतलब उनके अलावा जो होता है ना, जिनका कोई प्राइवेट और गवर्नमेंट को, उसको हटा करके अनऑर्गेनाइज में ठेले वाले और ये सब जो होते हैं माइग्रेंट्स, राइट, उनको वो जैसे जैसे जॉब करते हैं ना, कंस्ट्रक्शन में होते हैं, एग्रीकल्चर में होते हैं ना, सीजनल जॉब वाले, वैसे उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स बोलते हैं ना। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अगेन है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि ये जो नेशनल फूड्स, उनके पास भी खाना नहीं पहुंच रहा है ना, तो ये उन्होंने बोला कि क्यों, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड नहीं है, राइट। जो माइग्रेंट जो मान लो कि जैसे पंजाब गए, गुजरात गए, कहीं पे भी गए, तो उनके पास राशन कार्ड तो होता नहीं है, राइट, तो इस कारण से जो राशन में उनको खाना पीना मिलने वाला है वो रुक जाता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, इस प्रोग्राम के तहत 2 महीने के अंदर आप सबका राशन कार्ड बनाओ, ओके, क्योंकि अगेन है ना जिंदा रहना, ओके, फंडामेंटल राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे 100 करोड़ का फंड फॉर एग्री टेक स्टार्टअप। ओके, आइडिया लग गया होगा, एग्री टेक स्टार्टअप, 1000 करोड़ का फंड, ओके सॉरी 1000 करोड़ का फंड फॉर एग्री टेक स्टार्टअप। तो जो स्टार्टअप एग्रीकल्चर रिलेटेड फील्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक फंड,
ओके तो फंड कैसे आता है? इक्विटी हुआ, ओके जो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, डेप्ट होता है ना, कर्जा लेके, लोन लेके, है ना, और इक्विटी है ना, कि आप साथ साथ में हम ग्रो करेंगे, आप भी, है ना, म्यूचुअल फंड है वो सब है। तो ये सब चीज़ उन्होंने क्या है, 1000 करोड़ का, है ना, कितना बड़ा अमाउंट है, राइट। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, ओके बोलने का कोई है ना, पूरा कितना पॉल्यूशन, राइट। तो ये स्विस एजेंसी होती है ना, स्विट्जरलैंड, उसकी एक एजेंसी है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाला, ठीक है। तो उनकी जो फाइंडिंग है उसमें बोला गया कि इंडिया जो है ना थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री, राइट। किसके बाद? ये अपना बांग्लादेश और पाकिस्तान के बाद इंडिया सबसे मतलब वर्स्ट पॉल्यूटेड, है ना। और दिल्ली वर्स्ट कैपिटल पॉल्यूशन के मामले में, और मेट्रोपॉलिटन सिटी में बोले तो बिहार का बेगूसराय, राइट, मोस्ट पॉल्यूटेड, ठीक है। तो एयर क्वालिटी रिपोर्ट में, ओके। फिर देखेंगे एस्बेस्टोस, है ना, इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ आई कि जो एस्बेस्टोसिस बोलते हैं ना, जो लंग्स की डिजीज होती है। एस्बेस्टस क्या होता है कि आप जैसे एक तरह का वो ना नेचुरली ऑकरिंग मिनरल है, राइट। तो इसका काम होता है सीमेंट इंडस्ट्री में, सिरामिक टाइल्स, वो सब में, राइट। तो इनके जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, ठीक है, वो 2.5 और 5 ppm जो पड़ते हैं, राइट, वो जाके अपने लंग्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, राइट। और इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ, राइट। तो वो जब डिपॉजिट होते हैं तो क्या, सरफेस एरिया लंग्स का कम, तो सांस लेने में दिक्कत, और अल्टीमेटली वुड कोलैप्स, है ना, जो लंग्स है वो कोलैप्स, लंग कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है, राइट। और ये एस्बेस्टस जो है ना, ये इजीली डिग्रेडेबल नहीं है ना, एनवायरमेंटली भी है। तो यूएस ने ऐसा बनाया कि अब यही एक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो एस्बेस्टस था, राइट, तो उसको उन्होंने बोला कि अब मतलब उसकी अलग अलग वेराइटीज़ होती है, राइट। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये खत्म, अब वो यूज़ नहीं करेंगे, है ना, ओके। तो ये सब एस्बेस्टस, और उसके बगैर भी हम काम नहीं, क्योंकि जितने भी इंसुलेशन होते हैं ना, अपने इंसुलेशन मतलब हीट और कोरोजन, है ना, ये रेजिस्टेंट होते हैं। तो मतलब क्या है कि जो कार और आपके बाइक के जो ब्रेक्स होते हैं ना, ब्रेकिंग सिस्टम, है ना, क्योंकि वो हीट में भी करोड नहीं करेंगे, राइट। तो उसके लिए वो सबका यूज़ होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जेनेटिक रेस्क्यू, ओके। ये न्यूज़ में क्यों होता है? क्योंकि राजस्थान का जो रणथंभौर, राइट, जो टाइगर रिजर्व है, ओके, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो टाइगर्स है ना, उनमें मान लीजिए कि कोई बीमारी आ गई, तो क्या हो रहा है कि वो कमज़ोर, है ना, ज़्यादा वो अपनी जो कप्स होते हैं उनको, कप मतलब उनके बच्चे जो होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, राइट, मतलब कि उनकी हेल्दी पॉपुलेशन नहीं है। तो जेनेटिक रेस्क्यू, है ना, किसी चीज़ को रेस्क्यू कर रहे हैं। तो बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, तो किसी टाइगर रिजर्व में मान लीजिए कि हेल्दी पॉपुलेशन है टाइगर की, तो वहाँ से मेल या फीमेल को इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे, तो जब वो मेट करेंगे, राइट, तो फिर उनका जो बच्चा होगा ना, उनमें कब जो उनका कब होगा, राइट, वुड बी हेल्दी। और जेनेटिक, है ना, दो जीन को हमने मिक्स किया ना, एक अलग पॉपुलेशन से एक अलग पॉपुलेशन, यही जेनेटिक रेस्क्यू कर रहे हैं, राइट, ओके। एक और टर्म इसका, जैसे इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, ये क्या होता है कि जैसे हमारे में भी बोला जाता है ना कि जो क्लोज रिलेशन में उस पर शादी नहीं करनी चाहिए, राइट। अगेन ये इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है कि चांसेस ज़्यादा होते हैं ना कि वो कुछ नया अच्छा जीन वुडंट गेट इंट्रोड्यूस्ड, है ना, वो उस पॉपुलेशन में इंट्रोड्यूस नहीं होगी। तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, है ना, इसको याद रखिएगा कि एक ही पॉपुलेशन में अगर बहुत ज़्यादा इन ब्रीडिंग हो रहा है तो फिर वुड लीड टू इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, डिप्रेस हो जाएगा, राइट। डिप्रेस ऐसे भी अच्छी चीज़ नहीं है ना, ओके। तो ये हो गया। फिर एक देखेंगे बुगुन, लोय चिचला, ओके। तो बुगुन क्या है? एक ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का, ओके। और ये न्यूज़ में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने अपना जितना उनकी जो ज़मीन थी ना, उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डोनेट कर दी, ओके। और कारण क्या था कि एक कंजर्वेशन है ना, वहाँ पे एक बर्ड है, ओके, सॉन्ग बर्ड, मतलब छोटी सी चिड़िया है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन को कंजर्व करने के लिए उन्होंने अपना लैंड जो है वो दान दे दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, ओके ओके। और वो जो बर्ड ऐसा नहीं कि वहाँ की एंडेमिक, मतलब ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे बहुत पहले से कोई नेशनल बर्ड हो या स्टेट बर्ड हो, ऐसा बोल के नहीं, वो 2006 में तो उनको डिस्कवर किया गया, ओके। तो अगेन है ना, ट्राइबल्स वो और एनवायरमेंट कंजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, है ना। और मतलब लास्ट होप वही है, राइट, क्योंकि अपने जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है उसमें तो उनको जो मिले वो तो, है ना, जो ट्राइबल्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो ये अगेन है ना, एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, या फिर आप उसको लिख सकते हैं ना, सोसाइटी है ना, सोसाइटीज रोल इन कंजर्वेशनल एफर्ट, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें, ओके। फिर नेक्स्ट देखेंगे STEAG क्या है? यह है सिग्नल टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्शन ग्रुप, ठीक है, एडेप्टेशन ग्रुप। तो सिग्नल है इंडियन आर्मी, राइट, स्टैग, ओके, रॉयल स्टैग नहीं, स्टैग, ओके। तो इंडियन आर्मी से डील करता है, और किस चीज़ का है ये? सिग्नल टेक्नोलॉजी, है ना। तो अगेन वही चीज़ है यार, मतलब 5G 6G, ओके, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना फॉर सिग्नलिंग, और राइट। फिर प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस में देखेंगे बार्बेटन ग्रीनस्टोन, ओके, ये कहाँ पे है याद रखिएगा ना, बार्बेटन ग्रीनस्टोन, यह है साउथ अफ्रीका में, राइट। और ये इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे सबसे अर्लीस्ट अर्थक्वेक है ना, जो टेक्टोनिक प्लेट है वो आपस में टकराते हैं तो वो अर्थक्वेक आता है, राइट। तो ये बहुत मतलब ये पहला एविडेंस मिला है। तो इससे हम क्या क्या इन्फर कर सकते हैं कि जैसे कि पहले जो था कि हर एक लैंड मास है ना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, है ना, सब जॉइंट थे, एक साथ थे, है ना।
एक लैंड मास था, उसके बाद धीरे धीरे तो वो चीज़ है ना बार्बिटन ग्रीनस्टोन बेल्ट। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने ड्राफ्ट कर्नाटका है ना, गिग वर्कर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड वेलफेयर बिल 2024। ओके, GS 2 का बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे तो हर एक है जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी तो उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन GS पेपर 2 में जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसी है, वो किस तरह से इंटरवीन कर रही है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो पहला सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था ये गिग वर्कर के लिए? राजस्थान। ओके, उसके बाद अब कर्नाटका हैज इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट कर्नाटका गिग वर्कर कंडीशन ऑफ सर्विस एंड वेलफेयर बिल 2024 एमिंग टू बिकम द सेकंड स्टेट टू एनेक्ट, पहला राजस्थान था ना, टू एनेक्ट लेजिस्लेशन स्पेशली केटरिंग टू द वेलफेयर ऑफ गिग इकोनॉमी वर्कर। वही है ना, जोमेटो जितने भी डिलीवरी बॉयज वो सब आते हैं। अब देखते हैं गिग इकोनॉमी क्या होता है। इट्स अ लेबर मार्केट दैट रिलाइज हेविली ऑन टेम्पररी, राइट। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज गिग इकोनॉमी, है ना। इट्स अ लेबर मार्केट दैट रिलाइज हेविली ऑन टेम्पररी एंड पार्ट टाइम पोजीशन, है ना, पार्ट टाइम वर्कर। ओके, फिल्ड बाय इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एंड फ्रीलांसर रेदर देन फुल टाइम परमानेंट एम्प्लॉय, है ना। परमानेंट एम्प्लॉय ऐसा बोल के नहीं, है ना। आप किसी जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे अपने मोबाइल पे आपने एंगेज कर लिया अपने आप को कि इस रूट में अगर कोई डिलीवरी आती है तो आई वुड बी, है ना, और उस तरह से आपको एक, है ना, मतलब जितना भी क्लाउड कंप्यूटिंग है अगेन, है ना, हम कुछ नहीं है, मतलब आप सिर्फ इमेजिन करो कि कार आपका, राइट, और इंडिया में धंधा आपका कार, आपका बाइक, आपकी लाइसेंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन पैसा थर्ड पार्टी, राइट, जिनका हम सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो अगेन यही इसी को बोलते हैं टेक्नो फ्यूडलिज्म, राइट, कि हम चाह के भी अपने आप को वी आर अंडर कॉलोनियल, है ना, ऐसा बोल करके कि अमेरिकन्स और, है ना, अमेरिकन्स ही स्पेशली, है ना, वहाँ पे भी जितने भी ये, है ना, टेक्निकल एडवांसमेंट हो रही है उसमें किस तरह की जॉब निकल रही है देखते हैं। फिर व्हाट आर गिग वर्कर? गिग वर्कर रिफर टू वर्कर आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ गिग वर्कर। ओके, दो तरह के होते हैं। पहला होता है प्लेटफॉर्म वर्कर। प्लेटफॉर्म वर्कर अगेन जो अभी समझा है कि जो किसी, मतलब अमेजॉन और ये सब है ना, किसी प्लेटफॉर्म, किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हेन अ गिग वर्कर यूज ऑनलाइन एल्गोरिदम मैचिंग प्लेटफॉर्म और ऐप टू कनेक्ट विद अ कस्टमर, दे आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म वर्कर। जोमेटो फूड डिलीवरी या फिर ओला कैब, उबर कैब, है ना। वो क्या है कि आपका कार, वही सेम चीज़, आपका कार, आपकी मेहनत, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका लाइसेंस, आपका सब कुछ, लेकिन आपने उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है, राइट, ओला का या उबर का, तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा जाए ना, उसका कमीशन बहुत अच्छा खासा है, राइट। फिर दूसरा होता है नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर, दोज हु वर्क आउटसाइड द, मतलब जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करते, आर नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर इंक्लूडिंग, जिसमें आता है अपने कंस्ट्रक्शन वर्कर, है ना। उसमें भी क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्टर होगा 10 दिन के लिए, वो है ना, लेबर चौक होता है, हर एक जगह पे लेबर चौक होता है जहाँ पे अवेलेबल होते हैं, राइट। लेबर चौक इसलिए बोलते हैं ना, उस चौक पे बहुत सारे लेबर है ना, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर एंड नॉन टेक्नोलॉजी बेस्ड टेम्पररी वर्कर। ओके, अब स्टेटस देखते हैं। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, उन्होंने एस्टिमेट किया है लगभग 23 मिलियन वर्कर विल बी एम्प्लॉयड या एंगेज्ड इन गिग इकोनॉमी बाय 2029। अभी कितना? 7.5 मिलियन। तो 7.5 से समझिए लगभग 23 मिलियन। ओके, इंडिया का ये हाल है। ओके, गिग वर्कर फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंज, तभी तो ये रूल बना है ना, जो ये बिल आया। गिग वर्कर फेस सिग्निफिकेंट चैलेंज ड्यू टू द नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, है ना, कि भाई कुछ बदतमीजी की तो जॉब ही नहीं दे, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, इनकम सिक्योरिटी नहीं, ये वो बोल करके, है ना। तो उसमें देखते हैं दे ऑफन लैक बेसिक राइट एंड मिनिमम वेज, कुछ ओवर टाइम नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो बेनिफिट है वो इनको नहीं मिलता है ना। मेडिकल लीव नहीं मिलेगा, है ना, करना है तो कर भाई, नहीं तो जा। ओके, मिनिमम वेज नहीं है, राइट, ओवर टाइम नहीं है। फिर रिजोल्यूशन, अगर एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया तो कोई ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, राइट, कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो फिर कहीं पे आपका ये रिजोल्यूशन नहीं होगा ना अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो। देयर स्टेटस एज बोथ एम्प्लॉइज एंड इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर एक्सक्लूड देम फ्रॉम स्टैट्यूटरी बेनिफिट। कितना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने सारे बेनिफिट है, राइट, कितने सारे लेबर लॉज हैं। ओके, मिनिमम वेज एक्ट है, राइट, फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, राइट, उसका भी एक्ट है, फिर पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट है। ओके, कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट है ना, कितने सारे एक्ट और लॉज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इनकी बेनिफिट वो गिग वर्कर, इसलिए तो उन्होंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया, राइट, कि, है ना, पकौड़ा तलना भी रोजगार है। गिग वर्कर आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर और वेज वर्कर। ओके, दे ऑल्सो डू नॉट हैव राइट टू कलेक्टिव बार्गेन, राइट। आप जैसे जैसा बोलते हैं धरना हड़ताल वो सब देना, तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप कर सकते हो ना, राइट, कि वहाँ पे आप बोल सकते हो ना कि हम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन वुड गेट अफेक्टेड, राइट, फैक्ट्री के मालिक को मानना ही पड़ेगा। जो बहुत पुराने अमिताभ बच्चन वो सब फिल्म देखते होगे तो, है ना, हड़ताल पे चलेंगे। अब ऐसा कुछ नहीं है, राइट। ओके, दे ऑल्सो डू नॉट हैव राइट टू कलेक्टिव बार्गेन, है ना। फिर उनमें कैसा होता था कि जो जितने भी लेबर यूनियन है उनका कोई नेता होगा, फिर वो जाके बार्गेन करता था मालिक से, राइट।
ठीक है। तो ये अपना मॉडर्न वर्कर और लेबर फोर्स जो बोलते हैं, ठीक है। और ये सबको देख के अल्टीमेटली गवर्नमेंट को पता तो चल रहा था ना इतनी सारी वायलेशन हो रही है, ठीक है, वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, और उसमें भी आर्टिकल 14 और 21 राइट टू लाइफ और वो सब है ना। तो फिर उन्होंने एक मेजर लिया कि उन्होंने ये बनाया है ना, क्योंकि इसमें क्या है, फोर्स लेबर भी हो जा रहा था ना, किसी को जबरदस्ती एम्प्लॉय करना। और वो क्या, कौन सा अपना आर्टिकल 23, तो आर्टिकल 14, 21 और 23 तो याद रखेगा, ये सोसाइटल प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आपको इन आर्टिकल्स के बारे में लिखना होगा, राइट, ओके, राइट टू लाइफ और ये फोर्स लेबर और फ्रीडम, ठीक है, वो सब का। अब देखते हैं इस बिल का की प्रोविजन क्या है, कर्नाटक का गिग वर्कर बिल, ओके। तो इनके प्रोविजन है, पहला कि इंश्योरिंग इनकम सिक्योरिटी टू गिग वर्कर, है ना, कि आपको इतना पैसा तो मिलेगा, है ना, इनकम सिक्योरिटी। दूसरा, गारंटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऐसा नहीं कि भाई कंस्ट्रक्शन ही जैसे देख लीजिए, तो उसमें क्या होता है कि यार आपको प्रोटेक्टिव गियर नहीं दिया जाएगा, राइट, कि भाई आप बहुत मतलब 20th या 30th फ्लोर पे काम कर रहे हो तो भी आपको जो प्रोटेक्टिव जो होता है ना, प्रोटेक्शन और वो सब के लिए बेल्ट कुछ नहीं, बस। तो गारंटिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, इम्पोजिंग पेनल्टी ऑन एग्रीगेटर फॉर वायलेंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को। सेटिंग अप, फिर उनका ये है कि सेटिंग अप स्टेट लेवल वेलफेयर बोर्ड फॉर गिग वर्कर, है ना, ऐसा नहीं कि उनको, है ना, उनका कोई देखने वेखने वाला नहीं है ना, स्टेट लेवल वेलफेयर बोर्ड बनाना होगा। इंप्लीमेंटिंग अ सेंट्रल ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, राइट, कि गवर्नमेंट को भी पता चले कि भाई बैंक के थ्रू आपको सैलरी मिल रही है तो इतना, मतलब उनके भी नोटिस में आया कितना पैसा दे रहा है। चार्जिंग एग्रीगेटर्स गिग वर्कर वेलफेयर, जैसा होता है ना कि आप किसी जैसे कम्युनिस्ट पार्टी में ही होता है कि आप उसके अगर मेंबर हो तो आपको फीस देनी होती है, वैसे ही चार्जिंग एग्रीगेटर गिग वर्कर्स वेलफेयर फी, ओके। मैंडेटिंग फेयर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एग्रीगेटर एंड गिग वर्कर, ओके। फिर और क्या है, स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर टर्मिनेशन ऑफ वर्क एंड इंश्योरिंग इनकम सिक्योरिटी, है ना, ऐसा नहीं कि जो उसको एम्प्लॉयर है ना वो अपने मन मर्जी से भाई तू बदतमीजी कर रहा कल समाता ना, फर्म बेस होना चाहिए कि क्यों ऐसे उसको, मतलब क्यों ऐसे उसको। फिर कैसा होता है कि यार जैसे आई वाज इन सेल्स, राइट, तो अगर आप बदतमीजी करोगे यू, कभी कभी ऐसा होता है ना कि यू वोंट गेट कॉल्स, राइट। तो बहुत सारे तरीके होते हैं ना कि जो एम्प्लॉई है, हाँ ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉई को तंग कर सकता है, राइट, उनके अपने नाटक होते हैं, राइट। फिर एक है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ गिग वर्कर विथ वेलफेयर बोर्ड, है ना, जो भी वेलफेयर बोर्ड है उसमें रजिस्टर कर देना, राइट। फिर है प्रोवाइडिंग गिग वर्कर विथ ह्यूमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ग्रीवियंस रेजोल्यूशन, राइट, कोई तो जहाँ पे अपनी कंप्लेन करे। मैंडेटिंग एग्रीगेटर टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ ऑल रजिस्टर्ड गिग वर्कर टू द, ऐसा नहीं कि यार 10 बोल के, है ना, 10 का वो लिया और 50 बंदों को काम पे लगा दिया, राइट, आधी सैलरी में, तो वैसा नहीं उनको। फिर स्टैब्लिशिंग अ रोबस्ट ग्रीवियंस के लिए, है ना। तो इसके पहले क्या 2023 में राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड अ सिमिलर बिल, ठीक है, उनका भी यही सिमिलर ऐसे ही प्रोविजन थे, राइट। उनके फीचर भी यही थे कि राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर बिल एम टू एक्सटेंड सोशल सिक्योरिटी, यही EPFO मेडिकल का और ये सब, एंड वेलफेयर बेनिफिट टू गिग वर्कर ऑपरेटिंग इन द स्टेट, वो राजस्थान के लिए, राइट। उनके रजिस्ट्रेशन सबसे जरूरी है ना कि गिग वर्कर का रजिस्ट्रेशन हो, ओके। द बिल मैंडेट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल गिग वर्कर विद द स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग देम अंडर द एम्बिट ऑफ लेबर रेगुलेशन, ठीक है। ईच गिग वर्कर विल बी असाइंड अ यूनिक ID which will facilitate tracking their employment history and entitlement, right। जैसे पैन कार्ड एक कंपनी दूसरी कंपनी में छोड़ो तो, है ना, जो उनका जो बेनिफिट्स है ना वो कंटिन्यू रहती है, ओके। तो ऐसा ही उनका एक। फिर देखते हैं एक्सेस ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, गिग वर्कर विल बी ग्रांटेड एक्सेस टू रेंज ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम। दिस स्कीम मे इंक्लूड हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवरेज एंड अदर वेलफेयर मेजर्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी, राइट। कि ऐसा नहीं कि कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर, है ना, कोई अपने ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कुछ हो, है ना, या डेथ, तो फैमिली, है ना, तो उनके लिए भी ये ऐसा है कि भाई उनको कॉम्पनसेशन कुछ वेलफेयर मेजर हो, राइट, कि इमरजेंसी में वो ऐसा नहीं कि फाइनेंशियली अपने आप को वल्नरेबल पाए, राइट, कोई हो साथ देने वाला। फिर ग्रीवियंस रिड्रेसल, है ना, द बिल एंश्योर दैट द गिग वर्कर हैव अ राइट टू बी हर्ड एंड एड्रेस एनी ग्रीवेंसेस दैट मे हैव, है ना, जो आ सकता है, राइट। फिर स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर वेलफेयर बोर्ड, वो क्या करेगी, दिस बोर्ड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग द वेलफेयर एंड राइट ऑफ द गिग वर्कर इन द स्टेट। वेलफेयर बोर्ड का काम क्या होगा, किस किन लोगों से मिलकर ये वेलफेयर बोर्ड बनेगा, पहला तो स्टेट ऑफिशियल, है ना, गवर्नमेंट ऑफिशियल को इंक्लूड कीजिए, स्टेट बिल आया तो स्टेट के ऑफिशियल होंगे। 5 रिप्रेजेंटेटिव ईच फ्रॉम द गिग वर्कर, वही यार अपना जैसा बोलते हैं ना कि लेबर यूनियन जैसा ना, तो रिप्रेजेंटेटिव होंगे फ्रॉम द गिग वर्कर, एग्रीगेटर, 2 अदर फ्रॉम सिविल सोसाइटी, अनदर फ्रॉम जो इंटरेस्ट है ना, जो मतलब ऐसे देखिए सिविल सोसाइटी, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय सबको इन्वॉल्व, स्टेट एजेंसी, उन सबको इन्वॉल्व करना है। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द नॉमिनेट शुड बी वुमेन, है ना, अगेन वुमेन का पार्टिसिपेशन के लिए अबाउट
1/3, एक तिहाई ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर शुड बी वुमेन. ठीक है. प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर फंड एंड वेलफेयर फी. द बिल इंट्रोड्यूसेस अ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर फंड एंड वेलफेयर फी टू फाइनेंस द सोशल सिक्योरिटी मेजर फॉर गिग वर्कर. The fund will be utilized to provide financial support and welfare benefit to gig worker during challenging times. Okay. अब देखते हैं fee levied on aggregators. Aggregators will be required to pay a fee for each transaction involving a platform-based gig worker. गवर्नमेंट को फंड भी तो चाहिए, राइट? तो the specific percentage of the fee will be determined by the state government to contribute to the welfare fund. Okay. फिर इतना अच्छा लिख दिया, तो अगर कोई इसको नहीं माने तो penalties है ना. Penalties for non-compliance. Aggregator failing to pay the welfare fee on time will be charged an interest rate of 12% per annum. Okay, from the due date. The state government can impose fine up to 5 lakh अगर पहली बार गलती की, and up to 50 lakhs for subsequent violation of act by aggregator. ठीक है. फिर statutory framework for gig economy in India. तो कौन कौन से? पहला था कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020. ये क्या करता था? प्रोवाइड फॉर एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू गिग वर्कर. दूसरा था ये सब लेबर लॉस में ना, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसका एक कोड है ना, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड. क्यों था ये? टू प्रमोट सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरमेंट. ठीक है. और ये जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं उनके लिए, तो ये सब 2020 और ये सब में आया था, ये सब कोड्स आए थे ना, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी. ठीक है. और क्या है कि यार ये इसको रोक नहीं सकते ना, कि अब उसी तरह के जॉब्स ही अवेलेबल है, राइट? तो देखते हैं और कंट्रीज ने क्या किया. जर्मनी का है टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एक्ट प्रोवाइड फॉर द यूनिक, उनका है इक्वल पे फॉर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ गिग वर्कर. ओके. फिर सिंगापुर, उन्होंने भी किया, हैज प्रपोज लेजिस्लेटिव चेंजेस टू एक्सटेंड वर्क इंजरी इंश्योरेंस. वही है ना अपना, है ना, जॉब सिक्योरिटी का और हेल्थ से रिलेटेड जो इशू है. और फिर उनका पेंशन भी है ना, तो सिंगापुर से पेंशन इसी तरह तो है ना. जब इसी तरह का, अगेन ये ना एक छोटा सा पार्ट है, आप देखोगे तो इसके भी जब कॉन्सिक्वेंस और प्रोस्पेक्ट देखोगे ना, तो अभी जैसे यूएस का कितना बड़ा लफड़ा हुआ था ना कि पर आवर इतने डॉलर्स होने चाहिए. तो उसमें क्या था कि एम्प्लॉयर जो थे, एम्प्लॉयर तो वो मान नहीं रहे थे ना कि कुछ $18 पर आवर या ऐसा कुछ था. तो उसके लिए तो जब वो डिस्कस करेंगे ना, अभी तो आप इंडिया के रिस्पेक्ट में कि ये बिल आया तो उसका क्या है. ओके. तो देखिए क्या होता है कि आपको मेंस में किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं. ऐसा पूछेंगे कि व्हाट आर द इश्यूज, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, है ना. जैसे इशू फेस बाय गिग वर्कर इन इंडिया, है ना, और गिग इकोनॉमी क्या है, राइट? मीन्स में देखिए 2021 है ना, एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया, राइट? कुछ घंटों का जॉब होता है ना. तो क्या है कि अभी वॉशिंग मशीन और खाना बनाना और ये सब क्या है कि अर्लियर है ना, वो हमारी दादी वादी जो थी ना, वो सिलबट्टे पे मसाला पीसना और वो चूल्हे पे खाना बना. तो अभी कितना है, टाइम बहुत है ना. मतलब औरतों का जो ट्रेडिशनल जॉब था, राइट, उनके अलावा उनके पास जॉब, मतलब उनके पास टाइम बहुत है. तो ये गिग इकोनॉमी किस तरह से उनको हेल्प कर सकता है ना, कि उनके 2 घंटे 3 घंटे का जो जॉब, राइट. तो कितना प्यारा क्वेश्चन. एग्जामिन द रोल ऑफ गिग इकोनॉमी इन द प्रोसेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन इंडिया. ठीक है, 2021 का. फिर दूसरा, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर, है ना, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर था, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंस, है ना, इसमें मतलब एग्जाम्पल्स दिया ना. अभी जैसे ये भी है ना कि कितनी वैकेंसीज आती थी गवर्नमेंट की, और अभी कितना दे हैव गॉन राइट, मतलब बिल्कुल 18-19 हज़ार है ना एसएससी की वैकेंसीज आती थी, और अभी कितना 6,000 7,000. ओके. तो हाउ, एक क्वेश्चन है, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू द रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. इज इंक्रीज इनफॉर्मलाइजेशन डेट्रीमेंटल, खतरनाक है, टू द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. कितना, अगेन है ना, उसमें कितना आपको लिखना होगा, मतलब ज़्यादा नहीं लिखना, पॉइंट्स कितने अच्छे अच्छे लिखने होंगे. ग्लोबलाइजेशन को भी कवर करना होगा, फॉर्मल इनफॉर्मल भी करना होगा, राइट. और बताना होगा कि इनफॉर्मलाइजेशन के कारण क्या क्या खतरे हैं ना, डेट्रीमेंटल टू डेवलपमेंट, इंडिया की डेवलपमेंट में. ये क्यों? क्योंकि आपका कुछ ऐसा सेविंग नहीं हो रहा है ना. आप कमा रहे हो, खा रहे हो, रोज कुआं खोद रहे हो, रोज पानी निकाल रहे हो, रोज पानी पी रहे हो, राइट. पहले में था क्या कि आपको सेविंग अच्छी होती थी, राइट. तो किसी कंट्री की सेविंग होगी तभी तो वो इन्वेस्ट करेगा, राइट. तो ये सबको इंक्लूड किया जाता है. ओके. फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मिसेस आइपे, है ना, आइप, IYPE, सोसामा आइप, है ना. क्या किया था उन्होंने? रेस्क्यूअर ऑफ वेचूर काउ. ओके. तो ये देखिए, डॉक्टर सोसामा आइपे वोन द पद्मश्री इन 2022 फॉर द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ सेविंग एंड रेसरेक्टिंग द इंडिजिनस, इंडिया का अपना वेचूर काउ ब्रीड. ओके. अब देखते हैं वेचूर काउ क्या है. इट्स अ रेयर बॉस इंडिकस, ये है ना आपका जूलॉजिकल नेम है काउ का, है ना, बॉस इंडिकस, है ना, इंडिया इंडिकस. ओके, बॉस. ओके. From Kerala, okay, and holds the Guinness World Record
एज द स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड, स्मॉलेस्ट कैटल है, ओके, नेम्ड आफ्टर द विलेज ऑफ वेचूर, कहाँ पे, कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट इन केरला. इट्स वैल्यूड फॉर हाई मिल्क यील्ड रिलेटिव टू द फूड कंजम्पशन, कम खाते हैं और दूध ज़्यादा है ना. अब प्रोफेसर आइब का देखते हैं ना, उनकी एफर्ट क्या की थी. सी वॉज डीपली अटैच टू द ब्रीड फ्रॉम हर चाइल्डहुड. ओके, सी एम्बार्क्ड ऑन मिशन ऑफ रिवाइविंग इट व्हेन सी रियलाइज द डिसअपियरेंस. हर एफर्ट इनिशियली मेट विद स्केप्टिसिज्म, है ना, लोग बोलते थे कि यार ऐसा जिसको जाना हो जाए. एंड चैलेंजेस लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेचूर कंजर्वेशनल यूनिट इन केरला. ओके, एट केरला. ओके, वहाँ का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ना वहाँ पे. ओके, डिस्पाइट ऑब्स्टिकल फ्रॉम ऑफिशियल्स, कलीग्स एंड मीडिया, सी प्रिजर्व्ड, है ना, ये सब एथिक्स में है ना कि इतने विपरीत स्थिति में भी. ओके, सी प्रिजर्व्ड. ओके, एक्सपेंडिंग हर प्रोजेक्ट स्कोप एंड इंस्पायरिंग नेशनल इनिशिएटिव, पूरे कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाया, है ना, लीडरशिप रोल के लिए. ओके, ये सब लिख सकते हैं. एम्पावर किया वुमेन को. सी एंश्योर्ड द वेचूर सर्वाइवल एंड मेड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इंडियाज कल्चरल एंड एग्रीकल्चरल हेरिटेज. ओके, कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है ना, ये काउ का ब्रीड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाई 2000 इट वॉज लिस्टेड एज अ ना फूड एंड फाउ जो बोलते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में इस ब्रीड को बोला गया था एंडेंजर्ड. ओके, एंडेंजर्ड ब्रीड है. टुडे अराउंड 200 काउ एग्जिस्ट विथ नियरली हाफ अंडर द केयर ऑफ द वेटनरी कॉलेज. ओके, अब इसमें कैसे कि एथिक्स में अगर पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन बोले तो इसमें तो उनकी क्या क्या खासियत होगी. पहला, कमिटमेंट टू कंजर्वेशन. दूसरा, डेडिकेशन टू कम्युनिटी वेलफेयर. तीसरा, परसिस्टेंस डिस्पाइट ऑब्स्टेकल, है ना, आपके अगर, है ना, आपने ये जॉब ऑप किया है तो फिर अगेन यू वुड हैव टू फेस अ लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल. तो वैसे ही क्वेश्चन पूछते हैं ना अगेन, मतलब यूपीएससी में तो साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, हेल्थ, लिटरेसी और ये सब है ना, सोसाइटल इशू वही है. फिर और मतलब इनमें क्वालिटीज का, एम्पावरिंग लोकल फार्मर्स, फिर प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. तो इतने सारे पॉइंट आप लिख सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं FLNAT. ओके, तो अगेन FLNAT का मतलब हो गया न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट. तो इससे आइडिया हो जाएगा ना, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट प्लांट. ओके, FLNAT was recently conducted nationwide under the उल्लास का फुल फॉर्म अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी. ओके, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम अक्रॉस 23 स्टेट्स फॉर अबाउट 37 लाख लर्नर्स. अब FLNAT क्या है? द फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट इवेलुएट रीडिंग, राइटिंग, न्यूमरेसी स्किल to assess foundational literacy and numeracy. It will be conducted in all district of participating state, union territories and district headquarters. Okay, और जो भी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट जो बोलते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल. ओके, क्या एम करता है ये? FLNAT एम्स टू सर्टिफाई नॉन लिटरेट लर्नर्स एंड प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म अलाइंड विद न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020. है ना, लैंग्वेज ज़्यादा जानने चाहिए, 3 मिनिमम है ना, 3 या 2 ऐसे, है ना. द टेस्ट कंप्राइज 3 सब्जेक्ट, रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी, ईच कैरिंग 50 मार्क्स, टोटलिंग 150 मार्क्स. इस तरह से पैटर्न है. कंडक्ट इन अ रीजनल लैंग्वेज. इट एम टू प्रमोट मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुत ज़्यादा भाषा है ना, एक से ज़्यादा भाषा, मल्टी, एंड प्रिजर्व लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी. सक्सेसफुल लर्नर्स विल बी रिसीविंग अ सर्टिफिकेट, है ना, ऐसा नहीं कि एग्जाम देते तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIOS, है ना, ओपन स्कूल. अब उल्लास के बारे में देखते हैं. Understanding lifelong learning for all in society. It's a centrally sponsored scheme for 2022 to 5 साल के ना 2027 that empowers adults aged 15 and above with basic literacy, numeracy and critical life skill, promoting lifelong learning through volunteerism, volunteer बन के वहाँ पे पढ़ें, and access to the regional language content on Diksha portal. Okay, and उल्लास मोबाइल ऐप. ओके, अब दीक्षा है ना NCERT का. Other initiative of Foundation Literacy and Numeracy FLN है ना, दीक्षा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दीक्षा. ओके, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग launched in 2017 is national platform of NCERT, दीक्षा NCERT है, where teacher can find interactive and engaging teaching material to make their classes interesting. है और आजकल के तो ना 6-7 के बच्चे कितने मतलब एक से एक एजुकेटर ऑन यूट्यूब. ओके, कि वो अगेन है ना कुछ अर्थ के बारे में पढ़ा रहे तो दे वुड हैव लाइक 3D, है ना, 3D फोटोग्राफ ना रनिंग इन द बैकग्राउंड, कितना प्यारा पढ़ा रहा है, राइट. फिर देखते हैं निपुण भारत मिशन लॉन्च्ड इन 2021 टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री नेसेसरीली अटेन्स फाउंडेशन लिटरेसी बाय द एंड ऑफ देयर 3rd ग्रेड, है ना, 3 मतलब 3rd स्टैंडर्ड तक का तो एजुकेशन बाई ईयर 2026-27. फिर इसमें आएगा अगेन एजुकेशन से रिलेटेड है ना, ये सब जितने भी स्कीम्स हैं उसको याद रखेगा ना. निष्ठा, अ न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम for the teachers as well as the heads of school
लॉन्च बाय एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी से लॉन्च किया गया। तो अगेन अगर ऑप्शन हो निष्ठा इज फॉर स्टूडेंट, नहीं, उसमें कौन कौन है, इसमें सिर्फ आपको फॉर टीचर्स एज वेल एज हेड ऑफ द स्कूल, है ना, उनके लिए ये। फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्किल 2022, उनका क्या था, टू मीट अ की फोकस एरिया ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020 टू इम्प्रूव द फाउंडेशन स्किल ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, फिर एक था आपका अंडर द जादुई पिटारा, ओके, लर्निंग एंड टीचिंग मटेरियल फॉर द फाउंडेशनल स्टेज का, मतलब जो बच्चे होते हैं ना ऑफ स्कूलिंग हैज बीन लॉन्च्ड, जादुई पिटारा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, यूएन ऑन डिसआर्मेंट, है ना, यूनाइटेड नेशन डिसआर्मेंट के लिए क्यों बोला, क्योंकि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर है ना, इतना ज़्यादा ये फैल रहा है कंगना रनौत वाला नहीं है ना, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस हैज स्ट्रेस्ड दैट द डिसआर्ममेंट इज द ओनली वायबल सॉल्यूशन टू एलिमिनेट द थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन, राइट। ये सब एक दूसरे को धमकी दे, ईरान धमकी दे रहा है, फिर रशिया बोल रहा है, और अपना इधर जो है ना लगभग 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट है ना, और उसमें से भी दो देखिए, पैलेस्टीन और आपका वेटिकन सिटी, ये दो नहीं है ना यूएन के मेंबर्स। अगेन ये रिलीजियस है ना, आपका वेटिकन सिटी क्रिश्चियंस, पैलेस्टीनियन जिसके लिए 3 लड़ रहे हैं, है ना, ज्यूस, मुस्लिम, है ना, और क्रिश्चियंस, ये तीनों तो बहुत धर्म को लेकर है ना, कितना चांसेस है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर तक हो सकता है ना। अब देखते हैं डिसआर्मामेंट, है ना, आर्म को कम करना, रिफर्स टू द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मिलिट्री वेपन्स पर्टिकुलरली न्यूक्लियर, केमिकल एंड, वो देखते हैं ना CTBT, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और आपका कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, है ना, ये सब इतने सारे ट्रीटीज बनाते, क्योंकि बनाते बनाते इन्होंने इतना न्यूक्लियर वेपन बना दिया है कि वी कैन डिस्ट्रॉय आवरसेल्फ, मतलब आवर अर्थ मल्टीपल टाइम्स, राइट। शुरू हुआ था कि भाई हमको इस पड़ोसी से खतरा है, इसलिए हमने इसके लिए बनाया अपना न्यूक्लियर बॉम्ब, भाई साहब बनाते बनाते इतना बना दिया कि पूरे वर्ल्ड को वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो डिसआर्मामेंट रिफर्स टू द रिडक्शन और एलिमिनेशन ऑफ मिलिट्री वेपन्स, कौन कौन से, न्यूक्लियर, केमिकल, कन्वेंशनल, है ना, मतलब तीर धनुष का कन्वेंशनल, वो राइफल्स विद द गोल ऑफ एनहांसिंग ग्लोबल सिक्योरिटी एंड प्रमोटिंग पीस। सबके पास हथियार है, तो अब भाई वो मतलब तुम डरा नहीं सकते उसके पास भी है, तुम नहीं फोड़ोगे वो फोड़ देगा। इट इन्वॉल्व्स मेजर टू कंट्रोल, अगेन यूनाइटेड नेशन इसलिए अभी है ना कि भाई बातचीत करके डिप्लोमेटिकली आप सुलझा लो। इट इन्वॉल्व्स मेजर टू कंट्रोल, लिमिट एंड एबॉलिश वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड कन्वेंशनल वेपनरी ऑफन थ्रू ट्रीटीज, है ना, ये CTBT, NPT ट्रीटीज होती है, नेगोशिएशन होता है एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं, राइट। 6 एरियाज फॉर एक्शन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, राइट। कन्वेंशनल का तो छोड़ो, यहाँ न्यूक्लियर पे बात आ गई ना। तो डायलॉग टू वर्क टुगेदर फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड प्रिवेंट एक्सीडेंटल यूज। दूसरा, थ्रेट टू यूज न्यूक्लियर वेपन शुड, है ना, ये थ्रेट जो धमकी दे रहा है वो शुड स्टॉप, ओके। न्यूक्लियर वेपन स्टेट मस्ट रीअफर्म मोरिटोरियम, है ना, जैसा बोला जाता है कि अब हम इससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, मोरिटोरियम, है ना, कि बस इससे ज़्यादा नहीं, राइट। ऑन न्यूक्लियर टेस्टिंग, कि हम टेस्ट भी नहीं करेंगे, राइट। फिर न्यूक्लियर वेपन स्टेट मस्ट फुलफिल देयर डिसआर्मामेंट कमिटमेंट, कि भाई बहुत ज़्यादा बना लिए तो कम करो। अ जॉइंट नो फर्स्ट यूज अग्रीमेंट पहले कोई इस्तेमाल नहीं करेगा ना, ये अग्रीमेंट पहले ही कर लो, ठीक है। फिर यूएस और रशिया का शुड रिज्यूम टॉक टू रिड्यूस न्यूक्लियर स्टॉक पाइल अंडर स्टार्ट, है ना, एक स्टार्ट इसरो का हमने देखा था, ये स्टार्ट ट्रीटी है ना, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, ठीक है। स्टार्ट ट्रीटी इज अ न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन अग्रीमेंट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट एंड रशिया साइंड इन 2010, ठीक है। फिर दूसरा था ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, TPNW, ओके। फिर 2017 में था प्रोहिबिट्स डेवलपमेंट टेस्टिंग, ओके, ये जो ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन है, TPNW 2017 में आया था, वो प्रोहिबिट करता है डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पोजेशन एंड यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, और ये 2021 लागू है, ओके। इंडिया साइन एंड रेटिफाइड ओनली द, है ना, हमने PTBT, है ना, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, सिर्फ ये साइन किया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 1000 करोड़ फंड फॉर एग्रीटेक स्टार्टअप, ठीक है। नाबार्ड, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। नाबार्ड प्लान टू लॉन्च 1000 करोड़ फंड टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्री स्टार्टअप, है ना, एग्रीकल्चर के जितने स्टार्टअप है उसमें फंड देना, एंड रूरल एंटरप्राइज, है ना, गांव में नौकरी वोकरी आए, क्योंकि अगेन इकोनॉमिकली गांव वाले ने भी अपना वो खर्चा सीमित करने के लिए ना, क्योंकि ऐसा बोला जाता था कि गांव में आपका कंजम्पशन अच्छा है, राइट। वहाँ पे कैसा होता है कि खेती बाड़ी हुई तो ट्रैक्टर खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, फिर शादी वादी और जितने भी फंक्शंस हुए तो उसमें उनकी स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, लेकिन अभी उनकी भी हालत ख़राब है ना, दे लाइक वो भी परचेज बहुत कम कर रहे हैं, तो कोई परचेज कम करेगा तो अगेन इकोनॉमी वुड बी लाइक स्टैंड स्टिल, राइट। तो नाबार्ड प्लान्स टू लॉन्च 1000 करोड़ फंड टू सपोर्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्री स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज एड्रेसिंग चैलेंजेस इन स्केलिंग अप ऑपरेशन ड्यू टू लिमिटेड एक्सेस टू इक्विटी एंड डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। लोन्स वोन्स है ना, उनको आसानी से मिले,
और फंड किसी तरह से फंड है ना स्टार्टअप को देना, तो ऐसे ही जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होगी ना वो तो थोड़ा डरेंगे ना कि स्टार्टअप पर फेल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से ओके। और ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज रूरल इकोसिस्टम में, राइट। अब व्हाट इज एग्रीटेक स्टार्टअप? द स्टार्टअप यूज टेक्नोलॉजी टू एनहांस एग्रीकल्चर, जिससे एग्रीकल्चर उत्पत्ति अच्छी हो, राइट। प्रोवाइडिंग अ स्मार्ट एग्रीकल्चर सर्विस सच एज क्रॉप इन्फॉर्मेशन, एआई और डिजिटल स्पेस का ना अच्छे से इस्तेमाल करना। इससे क्या क्या, जैसा अभी वेदर अपडेट हो वो सब देखते हैं ना, ओके। तो क्रॉप इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और ये बिग डेटा एनालिटिक्स, ओके, विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इम्प्रूव, अल्टीमेट एम क्या है कि वो पैदावार ज़्यादा हो और किसानों के पास इनकम है। इसमें देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है। तो पहला डिजिटल एग्रीकल्चर है ना, इसमें बहुत सारे सॉइल हेल्थ कार्ड है वो सब है ना। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन डैम, ओके, विथ इंडियाज डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर आइडिया, इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर आइडिया एंड फंडिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये भी गवर्नमेंट ने निकाला ना कि इनोवेट कीजिए और एंटरप्रेन्योर है ना, बिजनेसमैन वो सब एग्री रिलेटेड फील्ड में बनाइए, ओके। तो ये प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट, ओके। फिर क्या है कि एक्सेस टू लोन फॉर एग्रीकल्चर स्टार्टअप थ्रू प्रायोरिटी सेक्टर है ना, पीएसएल है ना, पीएसएल लेंडिंग बोलते हैं ना कि मिनिमम इतना है ना, बैंक को ऐसा बोला जाता है कि मिनिमम आपको इतना तो इन्वेस्ट करना होगा है ना, इसको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग डायरेक्टेड बाय आरबीआई। फिर एक आएगा निधि सीड सपोर्ट, निधि सीड सपोर्ट प्रोग्राम है ना, एसएसपी सीड सपोर्ट प्रोग्राम अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब नबार्ड के लिए, नबार्ड के बारे में देखते हैं, कहाँ पे, मुंबई। कब बना था? 1982। अ की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो देखता है रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक है ना, नबार्ड बैंक है, ओके। फैसिलिटेटिंग क्रेडिट, प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, ओके। फाइनेंस, जितना भी रूरल डेवलपमेंट का फाइनेंस है ना, वही नबार्ड देखता है। शुरुआत कैसे होती है? इट रिप्लेस्ड एंटिटीज लाइक एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट एंड एग्रीकल्चर री फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पहले कहते हैं, अब नबार्ड है ना। नबार्ड इज फुल्ली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं, यही प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन। नबार्ड इज फुल्ली ओन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, है ना। अब देखते हैं ई श्रम पोर्टल, श्रम मतलब वर्कर, राइट। तो ई है तो पोर्टल है तो एक वेबसाइट है, डेडिकेटेड डेटाबेस। तो सुप्रीम कोर्ट, अगेन वो क्यों आया था? क्योंकि राशन कार्ड का लफड़ा है ना, माइग्रेंट वर्कर। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डायरेक्टेड ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू इश्यू राशन कार्ड टू माइग्रेंट लेबर रजिस्टर्ड ऑन द ई श्रम पोर्टल विद इन 2 months, ओके। क्यों लिया? द डिसीजन कम्स आफ्टर द अथॉरिटीज फेल टू कंप्लाई विद द प्रीवियस, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव देता है मानते ही नहीं है, राइट। अगेन वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ मैन पावर, फंडिंग है ना, कोई भी चीज को करने के लिए, और जितने स्टाफ होते तो द डिसीजन कम आफ्टर द अथॉरिटीज failed to comply with the previous directive given in April 2023, which granted a 3-month window for providing ration card to labor, okay, जितने भी laborers, migrant laborers है ना। Out of around 29 crores registered, इतने सारे on e-shram portal, around 8 crores do not have ration card, है ना, okay। और राशन कार्ड नहीं है तो you won't receive subsidized food grains under National Food Security Act, NAFSA, NFSA, कब आना था? 2013, okay। The e-shram portal is centralized database that helps to implement social security service for unorganized worker. E-shram portal. It also helps to share information with stakeholder and provide a comprehensive database for national crisis. The portal use Aadhaar to deliver social security. Aadhaar सब में है ना, Aadhaar to deliver social security benefits and ensure that the benefits are portable to migrants and construction worker at their workplace. Okay. Next देखते हैं। देखिए आप ना मतलब ऐसे आप वो मत हो जाना, ठीक है, कि यार कितना ज़्यादा सिलेबस है। अगेन माई वर्क इज़ लाइक टू गेट यू इन टू द मूड वेयर बाई यू हैव टू, है ना, कम से कम 15 से 20 टॉपिक आपको जुबान पे एक दिन में तो इतना करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये मत सोचेगा कि इतने सारे पॉइंट नहीं, आंसर बहुत छोटा लिखना होता है, आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए, ओके। तो आप ऐसे या फिर नोट्स बना लीजिए, ठीक है। आगे राइटिंग, ये भी आपको एक्सपीरियंस आएगा कि सुनना पढ़ना ये तो अच्छा है, लेकिन एक शॉर्ट ना आप छोटा सा नोट्स बना लेंगे ना, दैट वुड बी हेल्पफुल, राइट। कि आप टू द पॉइंट है ना, चेकर भी जो एग्जामिनेशन जो आंसर शीट आपका चेक करेगा, राइट, मैं मीन्स की बात कर रहा हूँ, तो वो भी अगर आप पॉइंट लिखे हो ना तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। एस्बेस्टोसिस है ना, एस्बेस्टोस अगेन मिनरल है, राइट, पाउडरी और मिनरल है। तो ईपीए किसका? अमेरिका का। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ऑफ द यूएसए हैज अनाउंस्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव बैन ऑन एस्बेस्टोस। क्या है? अ डेडली कार्सिनोजन, कैंसर प्रोड्यूस करता है, स्टिल प्रेजेंट इन सम प्रोडक्ट्स डिस्पाइट प्रीवियस पार्शियल बैन, ओके। द न्यू रूल एक्सपेंड्स EPA रेगुलेटर्स अंडर 2016 लॉ
एम टू ओवरसीइंग टॉक्सिक केमिकल इन एवरीडेज आइटम. ओके, एस्बेस्टस. ओके, अगेन बताया ना ब्रेकिंग और जितना भी, क्योंकि इसका क्वालिटी है ना, हीट रेजिस्ट करता है और करोड नहीं करता जल्दी. ओके, तो देखते हैं. द न्यू रूल एक्सपांड्स EPA रेगुलेशन अंडर 2060 बैन एम्ड एट ओवरसीइंग टॉक्सिक केमिकल्स इन एवरीडे आइटम्स. द बैन, ये जो बैन किया है, स्पेसिफिकली टारगेट क्राइसोटाइल एस्बेस्टोसिस और दूसरा होता है एम्फीटाइल. ओके, दो होते हैं ना. तो ये क्राइसोटाइल एस्बेस्टोस, द ओनली रिमेनिंग फॉर्म ऑफ एस्बेस्टोस यूज्ड इन US, फाउंड इन प्रोडक्ट्स लाइक मतलब ब्रेक लाइनिंग एंड क्लोरीन ब्लीच, है ना. ब्लीचिंग में इसका कितना बड़ा है ना पूरा, मतलब गारमेंट और ये सब इंडस्ट्री में भी. एस्बेस्टोस एक्सपोजर इज लिंक टू लंग कैंसर एंड मीजोथर्मिया. ठीक है, कैंसर है ना, लंग्स का कैंसर, क्योंकि वही अगेन वो बहुत छोटे छोटे उसके पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं दैट गेट डिपोजिट लंग्स में, है ना. एस्बेस्टोस एक्सपोजर इज लिंक टू लंग कैंसर. ओके, कॉजिंग ओवर 40,000 डेथ एनुअली इन US में. ओके, इंडिया में भी है, वो राजस्थान है उसमें, है ना. एस्बेस्टोसिस, जो एस्बेस्टोस इज अ नेचुरली ऑकरिंग मिनरल दैट इज हीट एंड करोजन रेजिस्टेंस. इट्स फाउंड इन रॉक एंड सॉइल एंड हैज बीन यूज्ड इन मेनी प्रोडक्ट्स फॉर इंसुलेशन. ये सब में काम आते हैं. इंसुलेशन एंड फायर रिटार्डेंट. एस्बेस्टोस कैन रिलीज माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स, है ना, हल्के हल्के रेशे जैसे, है ना, into the air when asbestos containing material is disturbed or damaged, है ना. उन्हीं को इनहेल करते हैं ना, when in, क्योंकि वो फाइबर्स होते हैं एस्बेस्टोस के, है ना. These fibers can cause lung damage including cancer and other health problem. The most dangerous type of asbestos is crocodylite asbestos, okay, also known as blue asbestos. Other type of asbestos include actinolite asbestos used in product like cement. सारी मेन इंडस्ट्री में तो इसका काम ही है. सीमेंट हो गया, गारमेंट हो गया, इंसुलेशन हो गया, पेंट हो गया, ड्राईवेल हो गया. ओके, ड्राई वॉल. ओके, पेंट में. फिर एमोसाइट एस्बेस्टोस. हाँ, एमोसाइट एस्बेस्टोस इसको बोलते हैं. एक तो ब्लू गया, एक है ब्राउन एस्बेस्टोस, कॉमनली यूज्ड इन सीमेंट, इंसुलेशन में इस्तेमाल होता है, रूफिंग में इस्तेमाल होता है और अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में इस्तेमाल होता है. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं एयर क्वालिटी रिपोर्ट. स्विस एजेंसी ने निकाला और एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023. ओनली 10 कंट्रीज हैज हेल्दी, मतलब समझिए कि 193 कंट्री में सिर्फ 10 कंट्री पाए गए हैज हेल्दी एयर क्वालिटी इन 2023 विथ 9% ऑफ ग्लोबल सिटीज. सिर्फ 9%, मतलब समझ रहे हैं, 91% ऑफ ग्लोबल सिटीज WHO को, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइन पे फुलफिल नहीं कर पा रही है. वो भी किसके लिए? PM 2.5 पॉल्यूशन एज पर द एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 रिलीज बाय स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQA. ठीक है, उनकी फाइंडिंग में क्या है? द मोस्ट अफेक्टेड एरियाज वर वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड सेंट्रल एंड साउथ एशिया. ओके, विथ फ्रेंच पॉलिनेशिया, मॉरिशियस एंड आइसलैंड हैड द लीस्ट. आइसलैंड, ओके, मॉरिशियस, पॉलिनेशिया, यहाँ पे तो पॉल्यूशन कम ही होगा ना, राइट. पॉलिनेशिया ये अपना ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उस साइड पे ना. इंडिया वॉज रैंक थर्ड वर्स्ट ग्लोबली आफ्टर बांग्लादेश एंड पाकिस्तान विथ PM 2.5 पॉल्यूशन. न्यू दिल्ली tops the list as the world most polluted capital city, while Bihar Begusarai is the most polluted metropolitan area. Okay, over 1 billion people in India experience PM 2.5 level exceeding WHO ना, World Health Organization का जितना recommendation है उससे ज़्यादा. Okay, अब PM particulate matter, okay, 2.5. It refers to atmospheric particulate matter with a diameter, उसका ना PM 2.5. तो 2.5 क्या? उसका diameter, radius नहीं, diameter. Okay, less than 2.5 micrometer. About 3% of the width of human hair, human का जो hair है. Okay, these particulate can penetrate deep into the lungs and bloodstream, leading to serious health issues like lung cancer, heart disease and stroke with prolonged exposure. So PM 2.5 pollution is primarily caused by burning of fossil fuel, petrol और सब. ठीक है, अब देखिए UPSC 2022 में क्या पूछा गया था. In context of WHO air quality guideline consider the following statements. ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का गाइडलाइन. द 24-hour मीन्स PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम. जब ऐसे टिपिकल नंबर्स दिए हो ना तो ज्यादा चांसेस है ना ये ऑप्शन सही होगा, है ना. तो पहला स्टेटमेंट ये था 24-hour मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मास, है ना. ठीक है, दूसरा है कि नहीं, पहला ही स्टेटमेंट, एंड द एनुअल मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर. ओके, दूसरा स्टेटमेंट है इन अ ईयर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पॉल्यूशन O3 ओके अकर्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इंक्रीमेंट. इंक्रीमेंट का मतलब हुआ जैसे
मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड वेदर है ना, जहाँ पे बारिश, हेल, स्टॉर्म, स्नो, इंक्लीमेंट वेदर, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके ओके। और लास्ट ऑप्शन दिया था, देखिए अभी हमने पढ़ा PM2.5, राइट, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। PM2.5 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत। थर्ड पॉइंट जो है वो बिल्कुल गलत। एक्सेसिव ओजोन इन एयर कॉज कैन ट्रिगर अस्थमा, बिल्कुल है ना। तो ये, तो हमें ये पता चल गया कि फोर्थ और पहला है ना ये सही है, और बाकी ये जिसमें थर्ड ऑप्शन है वो तो PM10 कैन नॉट पेनिट्रेट द ब्लड स्ट्रीम है ना। ओके। और हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन नहीं, ये भी मुझे गलत ही लग रहा है। तो देखते हैं, इसके ऑप्शन थे 1, 3, 4। ओके, दूसरा ऑप्शन 1 और 4, तीसरा ऑप्शन 1, 3 और 4, और है ना चौथा ऑप्शन था 1 और 2। तो हमें ये पता चल गया 3 तो पक्का गलत है, PM10 वाला जो था। तो 3 जिसमें उसको खत्म कर दीजिए, बचा एक ऑप्शन 1 और 4 ओनली। इस तरह से ना एक्सक्लूशन। ओके, अब देखते हैं जेनेटिक रेस्क्यू क्यों करते हैं, अपना जेनेटिक रेस्क्यू। ओके, अगेन UPSC कंजर्वेशन। ठीक है, तो ये कंजर्वेशनल एफर्ट है ना, और ये रणथंभौर राजस्थान टाइगर्स के लिए, राइट। एफर्ट अलोंग द इनसफिशियंट है ना, क्या है कि रणथंभौर में ना बहुत ज़्यादा जो टाइगर्स है ना वो इनब्रीड है ना, एक पॉपुलेशन है उसी में इनब्रीडिंग है ना, वो इनब्रीडिंग डिप्रेशन, राइट, अपनी पॉपुलेशन में वो। तो अ रिसेंट स्टडी हैज सजेस्टेड जेनेटिक रेस्क्यू एज अ स्ट्रेटेजी टू प्रिजर्व द टाइगर पॉपुलेशन इन रणथंभौर नेशनल पार्क। ओके, अब इसमें इश्यू क्या आ रहा है, द टाइगर पॉपुलेशन इन रणथंभौर फेसेस इश्यू ऑफ जेनेटिक आइसोलेशन एंड इनब्रीडिंग। जैसे बायोलॉजिकल टर्म में, इकोलॉजी में पॉपुलेशन आइसोलेशन कैसे होता है कि मान लीजिए कि एक लैंड मास है, राइट, वहाँ पे पॉपुलेशन है, कोई ड्यू टू अर्थक्वेक या फ्लड एक बीच में रिवर की स्ट्रीम आ गई, तो 2 पॉपुलेशन आइसोलेट हो गई ना, तो ये 2 पॉपुलेशन बन गए, राइट। तो ऊपर से समझ गए ना। तो जेनेटिक आइसोलेशन एंड इनब्रीडिंग ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन एंड हैबिटेट लॉस। ओके, इनब्रीडिंग कैन लीड टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड रिड्यूस फिटनेस posing a threat to the population and population का जो लॉन्ग टर्म वायबिलिटी होता है ना उस पर। ओके, तो ये जेनेटिक रेस्क्यू क्या है, जेनेटिक रेस्क्यू इन्वॉल्व्स इंट्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल फ्रॉम अ डिफरेंट पॉपुलेशन है ना। मान लीजिए कि वो नदी आई थी 2 पॉपुलेशन, तो यहाँ पे कोई डिजीज हो गई या इसमें इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आगे की जनरेशन है ना वो ठीक ठाक नहीं हो रही है, तो यहाँ से किसी फीमेल या मेल को इस पॉपुलेशन से उठा के इसमें डाला, तो नया जीन है ना। तो जेनेटिक रेस्क्यू इन्वॉल्व इंट्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल फ्रॉम डिफरेंट पॉपुलेशन टू इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड ऑफसेट है ना, उसको जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है उसको खत्म कर देना। ठीक है, इट एम्स टू इंप्रूव द पॉपुलेशन हेल्थ एंड वायबिलिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन्स दूसरे पॉपुलेशन से एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ड्यू टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, तो ये जो जितने भी वाइल्ड लाइफ मैनेजर्स होते हैं ना, ब्रिंग इंडिविजुअल, कैसे ये काम कैसे करता है, जो भी आपके वाइल्ड लाइफ जिनके अंडर में होता है वार्डन और वो सब जो होता है, ब्रिंग इंडिविजुअल फ्रॉम अ लार्जर हेल्दियर पॉपुलेशन टू सिमिलर वन टू अचीव दिस। The aim is to reduce extinction risk and improve survival, particularly in endangered species, है ना, Schedule 1 है अपना ये टाइगर, thereby mitigating inbreeding depression। Okay, अब इनब्रीडिंग क्या होता है ना, मतलब क्लोज रिलेशनशिप में शादी वादी वैसे ही है ना इसको। इनब्रीडिंग refers to meeting between close relative within a population. This can lead to an increased homozygosity, right? Heterozygous और homozygous। हेट्रोजाइगस मान लीजिए कि जैसे जेनेटिक्स जो पुनेट स्क्वायर बनाया था ना हमने, तो उसमें मान लीजिए कि आई कलर के लिए कैपिटल बी कैपिटल दोनों सेम है ना, या फिर स्मॉल बी, तो ये होमोजाइगस हो गया। कैपिटल बी और स्मॉल बी आया तो ये हेट्रोजाइगस। तो इन ब्रीडिंग में ना ये होमोजाइगसिटी है ना, कि कुछ नया नहीं ना, कैपिटल बी स्मॉल बी आया तो नया बना ना, लेकिन अगर कैपिटल बी रहा या स्मॉल बी, पुनेट स्क्वायर को याद कीजिए तो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस है ना। तो इन ब्रीडिंग में होमोजाइगसिटी बढ़ता है, मीनिंग इंडिविजुअल इनहेरिट 2 आइडेंटिकल फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर जीन, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। और ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन occurs when the offspring resulting from the meeting between closely related individuals exhibit reduced fitness or health compared to the population average. This can include traits such as decreased fertility, lower survival rate and increased susceptibility to disease. Okay, अब रणथंभौर के बारे में, ये नेशनल पार्क अगेन टाइगर रिजर्व। ओके, ये रणथंभौर नेशनल पार्क लोकेटेड इन राजस्थान सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, बिगन एज सवाई माधोपुर, शुरू में होता गेम सेंचुरी इन 1955 बिफोर बिकमिंग अ प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व इन 1973 है ना। और इस 1973 में इसको बोला गया टाइगर की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए 1980 में से नेशनल पार्क बना दिया है ना। और कहा कि ये अरावली और विंध्या हिल के बीच में ना, राजस्थान अरावली हिल्स
है ना, और विंध्या हिल्स के बीच का. ओके, it's bounded by Banas River to the north and Chambal River to the south. The park's vegetation है ना, वहाँ पे पेड़ पौधे कैसे, तो mixed deciduous with prominent plant species including धोक, बनियान, पीपल, नीम, बबूल, गम. ठीक है, कैला देवी, और यहाँ पे क्या, कैला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सवाई मानसिंह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लिंक्ड टू रणथंभौर कोर बाय नैरो कॉरिडोर्स. ये सारे कनेक्ट करते हैं ना, फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टाइगर रिजर्व. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बुगुन लॉय चिचला, है ना, बुगुन लियो चिचला. ओके, द बुगुन ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश हैज डेमोन्स्ट्रेटेड एग्जाम्पलरी, है ना, उसका है ना एग्जाम्पल दिया जाए वैसा उन्होंने काम किया है. कंजर्वेशन एफर्ट by donating 1,470 hectare of forest land to the State Forest Department for the protection of critically endangered songbird, जिसका नाम है बगुन. ओके, लियो चिचला. तो बुगुन ये जो ट्राइब है, राइट, इन्होंने सॉन्ग बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए ना, तो ये बुगुन याद करिएगा, एक ट्राइब अरुणाचल प्रदेश. ओके, द स्पीसीज, और ये जो बर्ड है द स्पीसीज, और जब उसको डिस्कवरी 2006 में, अगेन वही है ना, कोई नेशनल बर्ड नहीं, लेकिन कितना वो कॉन्शियस है कंजर्वेशन को लेकर. ओके, तो ये जो बर्ड है फेसेस थ्रेट फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग. ठीक है, तो बुगुन लियो चिचला इज अ स्मॉल क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ये जो बुगुन ट्राइब ही है और ये जो बर्ड है उसका नाम ही है ना बुगुन लियो चिचला. ये एंडेंजर्ड विथ ऑलिव ग्रे प्लूमेज, अ ब्लैक कैप एंड अ येलो ऑरेंज आईब्रो. मैंने कहा ओके, इट्स ओनली फाउंड इन द Eagle Nest Wildlife Sanctuary in Arunachal Pradesh, India, and has been described as similar to a small laughing thrush. Okay. अब the Bugun Leo Chichla was first spotted in 1995 and described a new species in 2006. ठीक है, अब प्लेस ऑफ इंपॉर्टेंस में देखते हैं, बार्बिटन ग्रीनस्टोन बेल्ट. ओके, अर्लीस्ट अर्थक्वेक कहाँ है, साउथ अफ्रीका. द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक वाज डिस्कवर्ड इन 3.3 बिलियन ईयर ओल्ड रॉक फ्रॉम अफ्रीका, इंडिकेटिंग अर्ली प्लेट टेक्टोनिक्स, है ना, पेंजिया और वो जो टेक्टोनिक्स, तभी तो वो अर्थक्वेक आता है ना, जो टकराते हैं. व्हाट इज बार्बिटन ग्रीनस्टोन बेल्ट, ना, ये बेल्ट क्या है, द बार्बिटन ग्रीनस्टोन बेल्ट सिमिलर टू, है ना, न्यूजीलैंड में भी एक बेल्ट है, ये एक जियोलॉजिकल फीचर है, इज अ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन इन द साउथ अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ कापावल क्रेटन इन साउथ अफ्रीका में ना, दैट प्रोवाइड्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल रिकॉर्ड फॉर अर्थ बिटवीन. क्या है कि वहाँ की जो जगह है ना, उसकी स्टडी करने पे हमें पता चलता है कि अर्थ उस समय कैसा होगा, 3.2 बिलियन एंड 3.6 बिलियन ईयर अगो अर्थ कैसा था. इट कंसिस्ट ऑफ एंशियंट रॉक एंड प्रोवाइड एविडेंस ऑफ अर्ली अर्थ कंडीशन इंक्लूडिंग साइन ऑफ सीस्मिक एक्टिविटी. सीस्मिक मतलब अर्थक्वेक है ना, और ये अर्ली प्लेट टेक्टोनिक, कौन सा प्लेट कहाँ मूव किया, है ना, एंड पोटेंशियल इंपैक्ट on the evolution of the earth या evolution of life. Okay, तो the Barberton greenstone belt outcrop were added to, अब ये important है ना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में बना दिया था इसको 2008 में, है ना, अंडर द नेम बर्बिटन मखोंजवा माउंटेन. ओके, तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो फिर है ना, और ये अर्लीस्ट है ना, अर्लीस्ट अर्थ का फॉर्मेशन कैसे था, राइट, तो उसके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड. फिर एक देखते हैं STEAG, सिग्नलिंग वाला, इंडियन आर्मी स्टैग, रॉयल स्टैग, है ना, ऐसे रिलेट किया. द इंडियन आर्मी हैज एस्टैब्लिश्ड द सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप, STEAG, सिग्नल टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप. कभी ऐसे इतने मतलब इतना इंपॉर्टेंट वो तो नहीं है, एब्रिविएशन नहीं है, लेकिन है ना, अ स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट एम एट रिसर्चिंग एंड असेसिंग. क्योंकि ये सब है ना, ये सब टर्म आप लिखोगे ना आंसर में कैसा होता है कि जो नेबरहुड के साथ जो रिलेशनशिप है ना, तो या फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, है ना, या आर्मी पर्सनल, तो हमने क्या किया, तो उसमें आप ये सब आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं. तो STEAG. ओके, और याद कर लीजिए रॉयल स्टैग से बोल करके, है ना. तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट एम्ड एट रिसर्चिंग एंड असेसिंग नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन, सिग्नलिंग है तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिफेंस एप्लीकेशन. द यूनिट विल फोकस ऑन एरिया सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, 6G, मशीन लर्निंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी ऑपरेटेड अंडर द कॉर्प्स ऑफ सिग्नल. So STEAG stack will play a crucial role in enhancing Army's digital capability by scouting, evaluating, developing and managing cutting edge ICT, है ना, information and communication technology solution. तो STEAG aligns with India's goal of self-reliance
इन, आ गया ना, मेक इन इंडिया, सेल्फ रिलायंस इन हाई एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंट्रीब्यूटिंग टू द स्ट्रेटेजिक, है ना, नेशन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, राइट। बाप रे लंबा खींच गया ना, राइट। तो सी सेट देखिए जल्दी जल्दी कर लेते, राइट। तो एक ये भी जनरली पूछा गया ना कि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं ना कि इतने लोग हैं, उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाया, या इतने लोग हैं, 9 लोग हैं, 9 लोग के बीच में एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, राइट। तो जनरली क्वेश्चन इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ना, जैसे हम अगर किसी को गिफ्ट देते हैं ना, मतलब ए ने बी को गिफ्ट दिया, राइट, तो बी ने ए को भी दिया, तो इसका एक फॉर्मूला है, जैसे हम 9 लोग दिए हैं ना, कि अगर 9 लोगों ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया तो टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट कितने थे, राइट। तो 9 मल्टीप्लाइड बाई एक नंबर कम कर दीजिएगा उसको, राइट, 8, 9 है तो 8, 11 है तो 10, है ना। तो टोटल गिफ्ट की संख्या कितनी होगी, तो सिंपल यही है ना, गिफ्ट की बात कर रहे हैं, एक हैंडशेक आएगा और गिफ्ट आएगा, तो गिफ्ट वाले में जो नंबर दिया वो और उससे एक कम नंबर करके दोनों को मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए 9 गिफ्ट है, मतलब 9 लोग हैं, तो कितने गिफ्ट दिए, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 9 8 72, है ना, 72 गिफ्ट, ओके। दूसरा हैंडशेक आता है, राइट, हैंडशेक, ओके। तो इसमें क्या होता है, ए बी से मिला है, बी ए से मिला है, तो इसका फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए अगेन 9 दिया है ना, तो उसमें भी वही करेंगे, 9 फिर मल्टीप्लाई बाय n-1 जो पहले किया, n-1, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, राइट। याद रखिएगा, ओके। गिफ्ट वाले में डिवाइड बाय 2 नहीं करते हैं, हाथ मिलाने में डिवाइड बाय 2 करते हैं, राइट। तो 9 8 72 और इधर 2 2 3 6 2 6 12, ठीक है, 36 ऐसा बोल कर कर लीजिएगा सी सेट, क्योंकि अगेन इट नीड्स टू बी इन्वॉल्व, राइट, नहीं तो आप तो फिर उसको अवॉइड करोगे ना, तो अगेन आप फंस जाओगे, ओके, कि आप देखोगे सी सेट क्वालिफाइंग है लेकिन थोड़ा टफ पड़ जाता है, राइट। तो होलिस्टिकली हर एक चीज़ को आप ध्यान रखते जाओ, और अगेन है ना, जितने भी ये जो आपके वीडियोज़ है ना, जो भी बना रहे हैं, ओके, दैट वुड बी हेल्पफुल। वैसे तो कोशिश भगवान से वो करते हैं कि आपका पहले अटेम्प्ट में निकले, अगर नहीं निकला तो अगेन वुड बी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट ईयर्स, है ना। तो उसमें क्या होगा कि सबसे बेस्ट बात तो ये होगी कि सपोज इफ़ यू आरंट एबल टू क्वालिफाई फॉर दिस एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट वो, है ना, आप नई नई तैयारी कर रहे हो, या फिर है ना, चांसेस का भी तो बहुत ज़्यादा चांस है, तो अगेन आप रेगुलर उतना पढ़ाई जरूर करना, क्योंकि नेक्स्ट है ना फॉर 2025 मान लो, उसके लिए आप अपियर करोगे, राइट, या 26 जब भी, तो यू वोंट बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट। आपके पास इतना नॉलेज होगा, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, तो इतना डेडिकेशन तो आपको मांगता है ये एग्जाम, राइट। जैसे हाँ सी सेट और ये सब, और थोड़ा कम्युनिकेशन पे भी इंप्रूव कीजिएगा, दैट वुड हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, राइट। तो चलिए अगेन, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, क्रिटिसाइज, ओके। तो 2 क्लिक तो बहुत ज़रूरी है, राइट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके। पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।